कल तक के क्लास में हमने पढ़ा था कि खानकाह क्या थी। सूफी लोग जहां रहते थे उसको खानकाह कहा गया। और इससे पहले हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा है कि जो वैदिक पीरियड के समय की ट्रेडिशन थी उसके अगेंस्ट में भक्ति मूवमेंट शुरू होती है। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में जो स्टार्ट हुई वह एक्चुअली जितने भी वैदिक पीरियड के ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने की कोशिश करी गई। जैसे वुमेन को इंक्लूड किया गया, कास्ट और क्लास के डिफरेंसेस को नहीं माना गया, वैसे ही इस्लाम रिलीजन के अंदर भी चेंजेस हो रहे थे। इस्लाम में जैसे कैलिफेट थी, खिलाफत थी, उनके अंदर जब मैटेरियलिज्म आ जाती है तो उसके बाद सूफिज्म डेवलप होती है, इवॉल्व करती है। और सूफी लोग खानकाह में रहते हैं और खानकाह की जीवन शैली भी कुछ उसी तरीके की हो गई जिस तरीके की कैलिफेट थी। और इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में 6.2 में, आउटसाइड द खानकाह एंड थॉट्स अगेंस्ट खानकाह। ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। सब मिस्टिक्स इनिशिएटेड मूवमेंट्स बेस्ड ऑन रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल्स। आपने देखा है कि सूफीज की जो रेडिकल इंटरप्रिटेशन थी वो क्या थी, जो मौलिक व्याख्या सूफिज्म की थी वो क्या थी। वो थी कि जो मैटेरियलिज्म इंक्रीज कर रही थी, जो भौतिकतावादी सोच कैलिफेट के अंदर आ रही थी, उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट शुरू करी गई थी। तो कुछ मिस्टिक्स ऐसे हुए, कुछ रहस्यवादी लीडर्स ऐसे हुए जिन्होंने सूफिज्म के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट करी। दे स्कॉन्ड खानकाह, जो खानकाह थी उसका वो तिरस्कार करते हैं, उसको वो नहीं मानते हैं। एंड दे टुक टू मेंडिकेंसी एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी। वो फकीर की भेष में रहते हैं और सेलिबेसी को ऑब्जर्व करते हैं, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एंड दीज न्यू मिस्टिक्स वेर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। उनके नाम थे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। ये सब के सब कौन है? तो ये वो रिलीजियस लीडर्स हैं, ये वो मिस्टिक्स हैं जो सूफिज्म के थॉट के और सूफिज्म के आइडियल्स के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। एंड दोज हु डेलिबरेटली शो डिफायंस फॉर द शरीयत लॉ वर कॉल्ड बेशरिया। यानी जो जानबूझ के शरीयत लॉ को नहीं मान रहे हैं, शरीयत लॉ का डिसोबीडियंस कर रहे हैं, उनको कहा गया बेशरिया। एंड दोज who compiled or believed in Shariat law were called बाशरिया। तो ये सब के सब क्या है? सूफिज्म के अगेंस्ट में खड़े हो रहे रिलीजियस लीडर्स हैं। उनके नाम क्या क्या हैं ये ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। और वो लोग जो शरीयत लॉ को नहीं मानते उन्हें कहा गया बेशरिया, और जो इस शरीयत लॉ को मानते थे उनको कहा गया बाशरिया। अब देखते हैं एक सूफी जो भारत में आए वो कहलाए चिश्ती। सो द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। चिश्तीज कौन थे? द सूफीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन 12th सेंचुरी। सूफिज्म 11th सेंचुरी तक एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट बन जाती है। 12th सेंचुरी से सिलसिला का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, और चिश्ती ये भारत में 12वीं शताब्दी में आते हैं। तो 12th सेंचुरी से एसोसिएटेड 2 पॉइंट्स हो गए आपके पास। पहला हो गया सूफी सिलसिला 12th सेंचुरी से शुरू होती है, और चिश्तीज भारत कब आते हैं? 12th सेंचुरी में। और ये भी सूफी लोग थे। दे वेर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया बिकॉज दे अडेप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल इन्वायरमेंट। भारत में ये काफी प्रभावशाली रहते हैं, इनका प्रभाव काफी गहरा रहता है। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि दे अडेप्टेड टू द लोकल इन्वायरमेंट सक्सेसफुली। वो यहाँ के स्थानीय वातावरण से बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो इन चिश्तीज के बारे में हम जानेंगे। ध्यान रखिए चिश्ती कौन है? ये सूफी लोग ही हैं। तो जो सूफिज्म आपने पढ़ा था उसी का एक एग्जाम्पल भारत में जो सूफी आए उनको चिश्ती कहा गया, और उन्हीं चिश्तीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये सूफी के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
यानी जो सूफिज्म में आपने पॉइंट्स पढ़े हैं वही सेम पॉइंट्स यहां दोहराई जाएंगी, बस नेम असाइन कर दिया जाएगा। तो पहला टॉपिक इसमें आता है लाइफ इन द चिश्ती खानकाह। भारत में जब चिश्ती आए तो उन्होंने यहां पे जो खानकाह डेवलप की, खानकाह बनाई, तो उसमें कैसी जीवन व्यतीत करते थे लोग। तो खानकाह वाज सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, हमने ये पहले भी पढ़ा है। खानकाह वाज द होस्पाइस, इट वाज अ सूफी लॉज, वो वह स्थान था जहां पर सूफी रहा करते थे। तो खानकाह सामाजिक जीवन का एक केंद्र बन गई, चिश्ती खानकाह, और उसमें शेख निजामुद्दीन की जो होस्पाइस है, शेख निजामुद्दीन की जो खानकाह है, उसका जिक्र हम कर रहे हैं। इट वॉज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दैट इज घियासपुर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। शेख निजामुद्दीन की जो होस्पाइस है, शेख निजामुद्दीन की जो खानकाह है, वो कहां है? तो घियासपुर नाम का एक स्थान है दिल्ली के सरहद पे, और ये रिवर यमुना के किनारे ये स्थान था जहां पे इनकी होस्पाइस बनाई गई थी। देयर वेर सेवरल स्मॉल रूम्स इन दैट खानकाह and there was a big hall which was called Jamaat Khana, where inmates and visitors lived and prayed. इस शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में, खानकाह में बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स थे और एक बहुत बड़ा हॉल था जिसको कहा जाता था जमात खाना। 1 मार्क्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस में जो बिग हॉल थी उसका नाम क्या था? तो इट वाज जमात खाना। और ये वो स्थान था जहां पे जो उस खानकाह में रहने वाले लोग थे, along with that जो विजिटर्स वहां आते थे, वो वहीं जमात खाना में रहते थे और प्रे करते थे। एंड शेख लिव्ड इन स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ हॉल एंड देयर ही मेट विथ विजिटर्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये जो जमात खाना थी, इसी के ऊपर में एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, उसके रूफ पे, उसकी छत पे, और उसी स्थान पे शेख रहा करते थे। वहीं वो विजिटर्स से मिला करते थे हर सुबह और शाम में। तो शेख कहां रहते हैं? शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस में। तो ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ जमात खाना और हॉल। एंड कोर्टयार्ड इज सराउंडेड बाई वरंडा, जो आंगन है वो चारों तरफ से वरंडा से घिरा हुआ है। While Mongol invasion, people from neighboring areas flocked into the Khanqa to seek refuge. जिस समय मंगोल का आक्रमण चल रहा था, मंगोल भारत पर आक्रमण करने वाले थे, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन आस पड़ोस के क्षेत्र में जब मंगोल का इन्वेशन हो रहा था, उनका आक्रमण चल रहा था, तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो भाग करके यही चिश्ती खानकाह में, शेख निजामुद्दीन के खानकाह में आ जाते हैं। टू सीक रिफ्यूज, यहां पे शरण लेने के लिए, यहां पर छुपने के लिए। वहां पर एक ओपन किचन भी चला करती है जिसको लंगर कहा जाता है। ओपन किचन का मतलब है कोई पाबंदी नहीं थी खाने की, हर कोई जाकर के वहां खाना खा सकता था। एंड इट वॉज रन ऑन फुतूह, वह ओपन किचन फुतूह पे चला करती थी। और फुतूह क्या है? बिना मांगे हुए यदि दान मिल रहा है तो वो फुतूह कहलाती है। तो बिना मांगे हुए जो भी दान मिलता था, उसी दान की बदौलत इस ओपन किचन को, इस लंगर को चलाया जाता था। पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोएट्स, ट्रैवलर्स, रिच, पुअर, हिंदू, जोगी, कलंदर, all these people came into this शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस। आखिर इतने सारे लोग क्यों आते थे इस खानकाह में? इन ऑर्डर टू सीक डिसाइपलशिप, वो शागिर्द बनना चाहते थे, इस वजह से वो निजामुद्दीन के खानकाह में आते थे। फॉर सीकिंग एमुलेट्स फॉर हीलिंग, यानी यदि किसी की तबीयत खराब है तो ठीक होने के लिए वहां से ताबीज लेने के लिए लोग आते थे। फॉर इंटरसेशन और आर्बिट्रेशन ऑफ शेख इन वेरियस मैटर्स, कई जो मसले थे उन मसलों में, कई मामलों में शेख की मध्यस्थता चाहिए थी,
शेख के आर्बिट्रेशन के लिए लोग वहां पहुंचा करते थे। एंड अदर विजिटर्स इंक्लूड पोएट्स लाइक अमीर हसन सिजजी एंड अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी जो कि कोर्ट हिस्टोरियंस थे, एंड ऑल ऑफ देम रोट अबाउट शेख। यानी वहां हर तरह के लोग जा रहे हैं, सोल्जर्स भी जा रहे हैं, स्लेव्स भी जा रहे हैं, ट्रेडर्स भी जा रहे हैं, मर्चेंट्स भी जा रहे हैं। ये सारे लोग वहां उनके शागिर्द बनने जा रहे हैं, या फिर ताबीज लेने जा रहे हैं, या किसी मसलों पे शेख की आइडियाज चाहिए थी, उनके विचार लेने थे, उनकी मध्यस्थता चाहिए थी, तब भी लोग शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस में पहुंच रहे थे। वहां पर कवि भी जाते हैं, और कवियों में अमीर हसन सिजदी का नाम है और अमीर खुसरो का नाम है। जियाउद्दीन बर्नी जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे, वो भी वहां पहुंचते हैं, और ये सारे लोग शेख निजामुद्दीन के बारे में लिखते हैं। अब देखते हैं कि प्रैक्टिसेस दैट वेर अडॉप्टेड इन चिश्ती खानकाह। चिश्ती खानकाह में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिसको अप्लाई किया गया? तो बोइंग बिफोर द शेख, यानी शेख के सामने झुकना, ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, जो भी आगंतुक हैं, जो भी आ रहे हैं, उनको पानी देना, सेविंग हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, जो भी लोग वहां दीक्षा लेने पहुंच रहे हैं, जो भी लोग वहां डिसाइपल बनने जा रहे हैं, उनके हेड्स को सेव करना, योगिक एक्सरसाइजेज वहां हुआ करती थी। एंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशंस। ये सारे के सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ के स्थानीय जो भी परंपराएं थी, उनको आत्मसात करने के लिए, उनको अपने में मिलाने के लिए ये सारी चीजें करी जा रही थी। तो चिश्ती खानकाह में आपने पढ़ा शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस के बारे में, और आपने देखा कि क्या क्या प्रैक्टिसेस वहां एडॉप्ट करी जाती थी। अब देखते हैं चिश्ती डिवोशनलिज्म, यानी चिश्ती लोग जिस तरीके से उपासना करते थे ईश्वर की, वह क्या थी। और इसमें दो पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे। एक देखेंगे जियारत, जिसके बारे में आपने पढ़ा है पहले ही कि जियारत का अर्थ है पिलग्रिमेज। और दूसरा देखेंगे कव्वाली। कव्वाली क्या है? तो ये मिस्टिकल सिंगिंग है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह के बारे में। पहले जियारत और पिलग्रिमेज टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट वाज प्रिवेलेंट। ये पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा है जिस समय हम उर्स का जिक्र कर रहे थे। यानी जब भी कभी सूफी सेंट की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उस मौके पे लोग उनके मकबरे पर जाया करते हैं इन ऑर्डर टू गेट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है, वहां पर भी पिलग्रिमेज हुआ करती थी। ये काफी प्रिवेलेंट थी। एंड वाई पीपुल वेंट देयर? फॉर सीकिंग सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस। ये वही पॉइंट है जो आपने ऊपर पढ़ा है। लोगों को सूफी के आध्यात्मिक आशीर्वाद की आवश्यकता थी, तो इस वजह से लोग उनके दरगाह पे जाते थे। एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन वाज रिवर्ड एज गरीब नवाज। और गरीब नवाज का मतलब है कंफर्टर ऑफ पुअर, यानी गरीबों को शांति प्रदान करने वाले, गरीबों को नवाजने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो इस वजह से उनका नाम गरीब नवाज पड़ा। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि गरीब नवाज किन्हें कहा गया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को। अर्लीस्ट टेक्सुअल रेफरेंस ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 14th सेंचुरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह की सबसे पुरानी जो हमें टेक्सटुअल रेफरेंस मिल रही है, यानी उनके बारे में जब पहली बार बुक में चर्चा करी गई, तो वो करी गई 14th सेंचुरी। अब देखते हैं रीजंस फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह। आप देख रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह पर लोग पहुंच रहे हैं उनके आशीर्वाद को लेने के लिए, यानी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ी होगी। तो आखिर इन सभी चिश्ती दरगाहों की पॉपुलरिटी कैसे बढ़ रही थी? बिकॉज ऑफ ऑस्टेरिटी एंड पाइटी ऑफ शेख। जो वहां के शेख हुआ करते थे, उनकी तपस्या की वजह से और उनकी पाइटी की वजह से, उनकी पवित्रता की वजह से, उनकी राइटियसनेस की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ जाती थी। बिकॉज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर्स।
ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनके जो सक्सेसर्स हुए, इनके जो उत्तराधिकारी हुए, वो भी महान उत्तराधिकारी थे, वो भी महान शेख थे। इनकी वजह से भी पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ी। एज वेल एज पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। रॉयल विजिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सेपरेटली भी पढ़ें। रॉयल विजिटर्स का पैट्रोनेज ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह को मिलती है। And another reason for the popularity of Khwaja Muinuddin Dargah is that it is located on trade route between Delhi and Gujarat. दिल्ली से गुजरात यदि जाना है, उसके व्यापारिक मार्ग पे ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह स्थित है। इस वजह से जब भी कभी लोग उधर से ट्रेवल करते तो वो वहां रुक जाया करते थे। It attracted travelers. That's why the popularity of ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह increased. हमने बताया कि रॉयल विजिटर्स के पैट्रोनेज की वजह से भी पॉपुलैरिटी ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह की बढ़ गई। तो आखिर रॉयल विजिटर्स कौन कौन से थे, ये सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है 8 मार्क्स में। तो सबसे पहले जो सुल्तान वहां विजिट करता है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये 14th सेंचुरी में सबसे पहले इस श्राइन ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह को विजिट करता है। उसके बाद सुल्तान घियासुद्दीन खलजी जो 15th सेंचुरी में वहां पर जाता है, एंड ही ऑल्सो फंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन टॉम्ब। ये जो दरगाह थी, इसके ऊपर एक इमारत बनाई जाए, इसके ऊपर एक घर बनाया जाए, इसके लिए फंडिंग करी थी सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ने। ये सारे 1 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है और 8 मार्क्स के लिए भी पॉइंट बन रहा है कि रॉयल विजिटर्स कौन कौन थे। 16th सेंचुरी में वहां अकबर जाता है, मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ मुगल पीरियड। उस समय का ग्रेटेस्ट रूलर अकबर भी वहां पे शेख मोइनुद्दीन के दरगाह पे जाता है, और एक बार नहीं 14 बार जाता है। यह भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स अकबर वेंट टू द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन। ही वेंट देयर 14 टाइम्स। 14 बार अकबर वहां गया। आखिर अकबर 14 बार वहां क्यों गया? टू सीक ब्लेसिंग्स फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट। यदि कोई नया विजय उसको प्राप्त होता था, यदि युद्ध हो रहा है उसमें जब वह विजय प्राप्त करता था, तो सूफी सेंट के ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए वो वहां जाया करता था। Along with that, on fulfillment of vows, यदि वह कोई संकल्प लिया और वह संकल्प पूरा हो गया तो उसके बाद वो वहां पे पहुंचा करता था। एंड ऑन बर्थ ऑफ सन्स, जब भी कभी अकबर के बेटे हुए तो आशीर्वाद लेने के लिए शेख निजामुद्दीन के दरगाह पे अकबर गया। एंड ईच ऑफ द विजिट ऑफ अकबर वाज रिकॉर्डेड इन इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स। जो उस समय की इंपीरियल डॉक्यूमेंट बनाई जा रही थी अबुल फजल के द्वारा, तो अकबर के द्वारा जो भी विजिट करी गई है उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको लिखा गया। और यह भी लिखा गया कि 1568 में, 1568 में ही ऑफर्ड अ ह्यूज कोल्ड्रॉन इन दैट दरगाह। एक बहुत बड़ी देगची समझ रहे हो आप लोग। देगची का मतलब है वो यूटेंसिल जिसमें खाना बन सके। तो एक बहुत बड़ा कोल्ड्रॉन वहां पे ऑफर किया जाता है 1568 में अकबर के द्वारा। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क विद इन द कंपाउंड। ये जो टॉम्ब थी, ये जो दरगाह थी, उसकी कंपाउंड में एक मस्जिद का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। तो उसके ऊपर हाउस बनाने का जो फंडिंग किया गया था वो किया गया था सुल्तान घियासुद्दीन खलजी के द्वारा, और उस कंपाउंड में एक मस्जिद बनाने के लिए फंडिंग करी गई थी अकबर के द्वारा। तो बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये जियारत आपको समझ में आ गया कि आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह पर जियारत क्यों हुआ करती थी, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा क्यों थी। अब उसका दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, कव्वाली। इट वॉज अ पार्ट ऑफ जियारत। ये पिलग्रिमेज का ही एक पार्ट था। एंड व्हाट वाज इट? इट वॉज म्यूजिक और डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म्ड बाय म्यूजिशियंस और कव्वाल्स। कव्वाली एक म्यूजिक या डांस थी जिसमें मिस्टिकल चैंट्स होते थे, जिसमें रहस्यवादी गुणगान किए जाते थे,
और उसको स्पेशल म्यूजिशियंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जिन्हें कवाल्स कहते थे। तो कवाली के ऊपर 2 ही पॉइंट है, तो यहां से 1 मार्क्स में पॉइंट आ सकता है। अब बात करते हैं हाउ डू सूफीज रिमेंबर गॉड। अब यहां से कॉमन पॉइंट चलेगा कुछ दूर तक, फिर हम चिश्ती के बारे में जिक्र करेंगे। तो सूफीज गॉड को कैसे रिमेंबर करते थे? तो देयर वेर 2 मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग गॉड, एक थी जिक्र और दूसरी थी समा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूफीज भगवान को याद करने के 2 तरीके इस्तेमाल करते थे। जिक्र, जिक्र का अर्थ है रिसाइटिंग द डिवाइन नेम्स, यानी जो पवित्र नाम है, जो ईश्वर का नाम है, उसको बार बार जपना। और दूसरी थी समा। समा का मतलब है ऑडिशन और हियरिंग, यानी कि सुनना। सुनना किन चीजों को? तो उन मिस्टिकल चैंट्स को सुनना, उस कव्वाली को सुनना। समा वाज कंपल्सरी अमॉन्ग चिश्तीज। चिश्ती जब भारत में आए 12th सेंचुरी में, तो समा उनका एक अभिन्न हिस्सा थी। एंड दिस शोज देयर इंटरेक्शन विथ इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस, यानी कि यह दिखा रहा है कि यहां की जो देसी डिवोशनल ट्रेडिशन थी, यहां की जो लोकल भक्ति परंपरा थी, उसके साथ उनका इंटरेक्शन कैसे हुआ करता था। आप देख रहे हो कि भक्ति ट्रेडिशन में पोएट सेंट्स के कंपोजिशंस को गाया जा रहा, तो कुछ उसी प्रकार से सूफिज्म में भी कव्वाली गाई जा रही है, जो कि मिस्टिकल चैंट्स है। एक प्रकार से उसमें गॉड का जिक्र है, उसमें भगवान का जिक्र है। तो ये इंटरेक्शन दिखा रहा है यहाँ के लोकल ट्रेडिशन से, यहाँ की स्थानीय परंपराओं से। और इसी वजह से चिश्तीज इतनी जल्दी से पॉपुलर भी होते हैं भारत में। अब बात करते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की, यानी ये जो चिश्ती आए, इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कैसे यहां संवाद किया, वह देखते हैं। लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम सेंट्स, यानी जब चिश्ती भारत आते हैं तो उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो चिश्तीज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि वो लोकल ट्रेडिशंस को अडॉप्ट कर रहे थे काफी आसानी से। सो दैट्स व्हाई दे अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज। वो यहाँ की स्थानीय भाषा जो थी उसी का इस्तेमाल करते हैं। दे कन्वर्स्ड इन हिंदावी, चूंकि यहाँ की भाषा क्या थी? हिंदावी थी। तो इस वजह से चिश्ती भी हिंदावी में ही बातचीत करते हैं। बाबा फरीद जो कि एक सूफी थे, ही कंपोज्ड वर्सेस इन लोकल लैंग्वेज पंजाबी। एक सूफी जो भारत में आते हैं और पंजाबी भाषा में वो अपने छंदों को लिखते हैं। एंड हिज वर्सेस वर इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। जब गुरु ग्रंथ साहिब में सिख टीचर्स के टीचिंग्स को कंपाइल किया जा रहा था, तो बाबा फरीद के द्वारा लिखे गए जो छंद थे उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया, उनको भी शामिल किया गया। एंड सम अदर सूफीज, सम अदर पोएट्स कंपोज्ड मसनवीज। और यहां से सवाल आता है, व्हाट इज मसनवी? तो इट इज पोएटिक कलेक्शन ऑफ एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब आपने पहले भी पढ़ा है कि छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हुआ करती है उसी को हम एनेक्डोट कहते हैं। तो जो छोटी कहानियां थी उसको जब पोएटिक रूप में लिख दिया जाए उसको मसनवीज कहेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए मसनवी लिखने वाले में कौन थे? तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी का। 1 मार्क्स का सवाल यहां से पूछा गया था पहले भी, तो इसको याद रखिएगा। ही रोट प्रेम आख्यान पद्मावत। उन्होंने पद्मावत की जो लव स्टोरी है उसको लिखी थी। ध्यान में रखना है कि पद्मावत की लव स्टोरी किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और पद्मावत क्या है? एक मसनवी है। ये कहानियों को पोएटिक अंदाज में लिखा गया है, दैट्स व्हाई इट इज अ मसनवी। बीजापुर कर्नाटक में डिफरेंट जोनरा ऑफ सूफी पोएट्री वाज कंपोज्ड। कर्नाटक के अंदर जो सूफीज गए तो उन्होंने एक अलग ही शैली में सूफी कविताओं को कंपोज करना शुरू किया। द लैंग्वेज यूज्ड इन दोज पोएट्रीज वाज दक्खनी एंड इट वाज अ वेरिएंट ऑफ उर्दू। दक्खनी भाषा का इस्तेमाल बीजापुर में सूफियों ने पोएट्री को लिखने के लिए किया। एंड इट वाज संग बाय वुमेन
while household works like grinding grain and spinning. महिलाएं जब घर के काम को किया करती थीं तो उस समय वो इन पोएम्स को, इन गीतों को गाया करती थी. एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशन इंक्लूड लोरीनामा और ललाबाइज, यानी कि लोरियां जो लिखी जा रही थी वो भी इन्हीं रचनाओं का भाग है. शादीनामा, जिसे वेडिंग सॉन्ग्स कहते हैं, ये सारी चीजें भी उन्हीं के द्वारा लिखी जा रही थी. ये दिखा रहा है कि द लैंग्वेज यूज्ड बाय देम वाज लोकल लैंग्वेज. वो यहाँ के स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग संवाद के लिए भी करते हैं, बातचीत के लिए भी करते हैं, और जो वो कंपोजिशंस लिख रहे हैं, जो रचनाएं वो कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करते हैं. These saints and poets were inspired by pre-existing bhakti traditions, like वचनाज, जिसको कन्नड़ भाषा में लिंगायत्स ने लिखा था. आपको याद है, हमने जब वीरशैवा ट्रेडिशन पढ़ा था तो उसमें देखे थे कि वीरशैवाज के बारे में हमें वचनों से पता चलता है जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी. अभंग, जो कि मराठी में लिखी गई है बाई संत ऑफ पंढारपुर. 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. लिंगायत्स वचन को लिखते हैं कन्नड़ भाषा में. पंढारपुर के जो संत थे उन्होंने अभंग लिखी मराठी लैंग्वेज में. एंड थ्रू दिस मीडियम इस्लाम गेन पॉपुलरिटी इन डेक्कन, यानी कि इसी प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करके, जैसे पहले भक्ति ट्रेडिशन में सेंट्स लिखा करते थे लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करके, उसी से इंस्पायर्ड होकर के सूफियों ने भारत में कंपोजिशंस लिखी. और इसी वजह से इस्लाम भारत में बहुत ही तेजी से, पार्टिकुलरली डेक्कन में बहुत तेजी से पॉपुलरिटी गेन करती. अब आज का अपना अंतिम टॉपिक सूफी एंड द स्टेट, ये हम पढ़ेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के लिए, क्योंकि 8 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा है. तो क्या सूफीज के जो रिलेशन थे स्टेट के साथ, राज्य के साथ जो उनका संबंध था, वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था? तो मिक्स्ड था. मिक्स्ड कैसे था? तो सूफीज मेंटेन्ड डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, बट दे डिड नॉट गेट एब्सोल्युटली आइसोलेशन फ्रॉम इट. सूफीज अपने आप को इस वैश्विक ताकत, वैश्विक शक्ति से दूर रखते थे, लेकिन कंप्लीट आइसोलेशन भी नहीं थी, यानी कंप्लीटली वो अलग थलग भी नहीं थे. क्यों? बिकॉज दे एक्सेप्टेड अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम पॉलिटिकल इलीट्स. जो भी वहां स्टेट का अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचता है, वो डोनेशंस देता है, ग्रांट्स देता है, कुछ चीजें भेंट के रूप में वो सूफियों को प्रोवाइड करता है. तो ऐसे सिचुएशन में सूफी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. इट मीन्स देयर मस्ट बी सम एसोसिएशन विद दैट स्टेट. एंड सुल्तान्स ऑन द अदर हैंड सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको औकाफ कहते हैं, एंड ग्रांट टैक्स फ्री लैंड्स टू देम, विच वाज कॉल्ड इनाम. सुल्तान जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया करता है, जिसमें चैरिटी में लोग पैसा भेजा करते हैं, जिसको औकाफ कहा गया. और उनको टैक्स से फ्री, यानी ऐसी लैंड वो प्रोवाइड करता है जिसमें वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता, जिसको इनाम कहा जाता है, वो भी प्रोवाइड करता है. एंड चिश्तीज, they accepted donations in cash and kind and used completely on food, clothes, quarters and ritual necessities. यानी चिश्ती लोग भी इन सभी अनुदानों को, इन सभी डोनेशंस को कैश या काइंड जैसे भी मिला हो, चाहे वो नगद मिला हो या फिर कोई वस्तु मिली हो, उसको वो एक्सेप्ट करते थे और उसको पूरी तरीके से खानकाह में यूज करते थे फॉर द फूड, क्लॉथ्स, क्वार्टर और रिचुअल नेसेसिटीज, यानी कि जो भी रीति रिवाज हैं उनको फुलफिल करने के लिए इन डोनेशंस को चिश्तीज यूज किया करते थे. इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन स्टेट के साथ चिश्तियों का रहा, कंप्लीट आइसोलेशन नहीं रहा. देयर पाइटी एंड देयर स्कॉलरशिप एंड पीपल बिलीव इन मिराकुलस पावर्स, दीज अट्रैक्टेड पीपल एंड देयर पॉपुलरिटी इंक्रीजेस. अब चूंकि सूफी लोग जो थे वो काफी धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, वो विद्वान व्यक्ति थे,
और उनके मिरेकुलस पावर्स में लोगों को विश्वास था। इसकी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे और इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता बढ़ती थी। ये सारे पॉइंट सूफियों के लिए है कि सूफी लोग पॉपुलर होते जा रहे थे, धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। एंड किंग्स विश टू सिक्योर देयर सपोर्ट, और राजा को यदि रूल करना है अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को, तो वैसे में उन्हें उनके समर्थन की आवश्यकता थी। वो चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि सूफी उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें समर्थन दे। एंड किंग्स ऑल्सो रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन फ्रॉम देम, यानी कोई भी पॉलिसी वो बनाते थे, कोई भी नीतियां वो बनाते थे, तो उसमें लेजिस्लेशन चाहिए थी, उनको समर्थन चाहिए थी सूफियों की, ताकि लोग बिना क्वेश्चन किए उस बात को, उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लें। एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि किंग क्या चाहते हैं। तुर्क्स जिन्होंने दिल्ली सल्तनत सेटअप की थी, तो आपने पढ़ा था कि वो उलेमा को मानते हैं, उलेमा से वो गाइडेड हैं। और उलेमा कौन थे? इस्लामिक स्कॉलर्स थे। तो उलेमा चाहते थे कि शरीयत लॉ को ही स्टेट का लॉ बना दिया जाए, यानी शरीयत कानून को ही पूरे राज्य का कानून बनाया जाए, चाहे लोग इस्लामिक हो या गैर इस्लामिक हो, उन सब को शरीयत लॉ मानना होगा, ऐसा उलेमा चाहते थे। एंड सुल्तान्स रेसिस्टेड दिस, सुल्तानों ने इन इस्लामिक स्कॉलर्स की बात को नहीं मानी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स वर नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि ज्यादातर लोग, ज्यादातर प्रजा नॉन मुस्लिम्स थे, गैर मुसलमान थे। एंड दैट्स वाई सुल्तान साउट आउट टू द सूफीज एज दे डिराइव्ड ऑथोरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। सुल्तान चूंकि उलेमा की बात नहीं मान रहा है, उलेमा यानी इस्लामिक स्कॉलर की बात नहीं मान रहा है, तो कोई ना कोई इस्लामिक रिलीजियस लीडर की सपोर्ट तो चाहिए। इसलिए वो किन की तरफ मुड़ जाते हैं? सूफियों की तरफ मुड़ जाते हैं। सुल्तान मानते हैं कि इनकी ऑथोरिटी, सूफियों की ऑथोरिटी डायरेक्टली भगवान से मिली है, एंड दे डिड नॉट डिपेंड ऑन ज्यूरिस्ट टू इंटरप्रेट शरीयत। और वो ये भी जानते थे कि सूफी लोग ज्यूरिस्ट के ऊपर, उलेमाओं के ऊपर, इस्लामिक स्कॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे कि शरीयत की व्याख्या क्या होनी चाहिए, शरीयत में क्या लिखा गया। तो इस वजह से सुल्तान किन की तरफ मुड़ते हैं? सूफियों की तरफ मुड़ते हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो सूफीज अपने आप को स्टेट से अलग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्लीट आइसोलेशन नहीं पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा उनकी समर्थन को ढूंढता है, उनके सपोर्ट को ढूंढता है, और उनके सपोर्ट के लिए वो दान देता है, डोनेशंस करता है, टैक्स फ्री लैंड्स देता है, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाता है। और चूंकि रूलर ये सारी चीजें बना रहा है और सूफी लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स देयर वाज सम काइंड ऑफ रिलेशन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन सूफीज एंड द स्टेट, बट it was not good always. The relation between Sultan and Sufi was not always harmonious. सौहार्दपूर्ण उनके बीच के संबंध नहीं थे। Conflict also existed between them. कैसे? तो to assert their authority, both expected certain rituals like prostration and kissing of the feet. चूंकि दोनों के दोनों ताकतवर थे, दोनों की लोकप्रियता थी, लोग उनके फॉलोअर्स थे, तो ऐसे में अपनी सत्ता को दिखाने के लिए दोनों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज अपनाए जाएं। जैसे एक था सिजदा, सिजदा यानी कि झुकना। सुल्तान चाहते थे कि लोग उनके आगे झुके, और सूफीज के आगे भी लोग झुका करते थे। किसिंग ऑफ द फीट, जिसको पैबोस कहते हैं, वो चाहते हैं कि पैबोस की प्रथा भी अपनाई जाए, सुल्तान भी चाहते हैं। और सूफी सेंट्स के खानकाह में भी पैबोस की परंपरा को चलाया जाता है। तो दोनों चाहते थे कि ये सारे रिचुअल्स उनके लिए करे जाए। समटाइम्स सूफी शेख्स वर एड्रेस्ड विथ हाई साउंडिंग टाइटल्स, लाइक निजामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स थे, उनके जो अनुयायी थे,
उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल माशेख यानी सुल्तान एमोंग शेख कह दिया। यानी हाई साउंडिंग टाइटल्स, इसके लिए भी कन्फ्लिक्ट, संघर्ष हुआ करते थे सुल्तान और सूफियों के बीच में। सुल्तान चाहते थे कि हाई साउंडिंग टाइटल्स केवल उनके लिए हो, जबकि सूफियों के जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सूफियों के लिए बड़े बड़े टाइटल्स यूज करते हैं। अदर सूफीज सच एज सुहरावर्दी अंडर द दिल्ली सुल्तान्स and the Naqshbandi under the Mughals also associated with the state. सुहरावर्दी दिल्ली सल्तनत में ऑफिशियल पोजीशन पे रहते हैं, राज्य से डायरेक्टली एसोसिएट रहते हैं। नक्शबंदी अंडर मुगल्स राज्य से डायरेक्टली एसोसिएटेड रहते हैं। ये दोनों के दोनों सूफी लोग हैं और इनका कनेक्शन डायरेक्टली स्टेट से है। सूफी लोग कभी कभी दरबारी पदों को भी, दरबारी ऑफिसेज को भी एक्सेप्ट किया करते थे। सोहरावर्दी और नक्शबंदी, इनका एग्जाम्पल आप देख के लिखोगे कि सोहरावर्दी दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत और नक्शबंदी मुगल्स के अंतर्गत कोर्टली ऑफिसेज को, कोर्टली पोजीशंस को एक्सेप्ट करते थे। यानी उनकी जो रिलेशनशिप थी वो मिक्स्ड थी। ज्यादातर केसेस में उनके रिलेशंस हार्मोनियस हुए क्योंकि रूलर्स को उनका सपोर्ट चाहिए था, उनका समर्थन चाहिए था। लेकिन कभी कभी कन्फ्लिक्ट के भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं सुल्तान और सूफियों के बीच।